स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 2 अक्टूबर 2022। दिन है रविवार। हिंदी इतिहास से मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबरों के तत्वों से पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप काली रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि मां काली रात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ये रूप लिया था। ऐसी मान्यता है कि मां काली रात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत और बुरी शक्ति का डर नहीं सताता है। कहते हैं कि मां दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए ये रूप धारण किया था। वैसे आज 2 अक्टूबर का दिन हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को हर वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मगर न्यूज के सभी दर्शकों को गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो पीएम मोदी ने लॉन्च की है 5G सर्विस। दिसंबर 2023 तक देश के हर शहर में 5G सर्विस देगी रिलायंस जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकॉम सेक्टर में नए तकनीकी युग यानी 5G की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने 5G सर्विस को भारत में लॉन्च कर दिया है। वही कार्यक्रम के दौरान रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो दिसंबर 2023 तक देश के हर शहर में 5G सर्विस लेकर आएगा। वही दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर 5G सर्विस की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 1 अक्टूबर को 5G सर्विस को लॉन्च किया है। वैसे यहाँ पर 5G शुरुआत एयरटेल में, यहाँ पर जो 5G की शुरुआत है एयरटेल ने वाराणसी और जियो ने अहमदाबाद के गांव से यहाँ पर जो 5G की सर्विस है वो स्टार्ट की थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में 25 अक्टूबर से बिना PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा है कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर PUC यानी प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। वही राय ने कहा कि पर्यावरण परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों को एक बैठक यहाँ पर 29 सितंबर को बुलाई गई थी, जिसमें इस योजना को लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा यहाँ पर की गई। और राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए काफी हद तक वाहनों से होने वाला जो उत्सर्जन है वो जिम्मेदार है। इसी को कम करना आवश्यक है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि 25 तारीख यानी 25 अक्टूबर से वाहन के PUC प्रमाण पत्र के बिना दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना जल्दी यहाँ पर जारी की जाएगी और इस हफ्ते के अंत तक स्पष्ट हो जाएगा कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा। वही अगर किसी वाहन चालक के पास वैध PUC प्रमाण पत्र नहीं पाया जाता तो उस मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार उन्हें 6 महीने की कैद या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा यहाँ पर भुगतनी पड़ सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का बोलबाला। UPI सर्विस के जरिए लेन देन बढ़ा। UPI के जरिए डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या इस साल सितंबर में 3% ज्यादा बढ़कर 6.78 यानी करीब 778 करोड़ रुपए हो गई है। वही 778 करोड़ हो गई है। अगस्त में UPI के माध्यम से कुल 6.57 अरब लेन देन यहाँ पर हुए थे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में 6.78 अरब लेन देन यहाँ पर हुए हैं। इनका मूल्य है जो 11.16 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि अगस्त में 10.73 लाख करोड़ रुपए था। जुलाई में UPI आधारित डिजिटल लेन देन का मूल्य 10.62 लाख करोड़ रुपए रहा था। वही NPCI ढांचे के अन्य आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि तत्काल हस्तांतरण आधारित भुगतान प्रणाली यानी IMPS के जरिए सितंबर में कुल 46.27 करोड़ लेन देन यहाँ पर हुए, जबकि अगस्त में IMPS के जरिए कुल यहाँ पर 46.69 करोड़ लेन देन यहाँ पर हुए हैं। लेन देन इसमें हुए हैं। जुलाई में IMPS के कुल जो है वो लेन देन 46.08 करोड़ लेन देन हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर गलती से या फिर गलत अकाउंट में वैसे अगर पैसे चले जाए तो 48 घंटों के भीतर पैसे रिफंड यहाँ पर ले सकते हैं। बता दें आपको कि UPI और नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर आए मैसेज को भी कभी डिलीट ना करें। इस मैसेज में PPBL नंबर आता है और पैसा रिफंड लेने के लिए इस नंबर की आपको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा RBI द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। अगर बैंक पैसा वापस दिलवाने में मदद नहीं करे तो आप ग्राहक जो है वो बैंकिंग गो banksman.rbi.in जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर गलती से किसी खाते में अगर पैसे चले जाए और उसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में आपको देना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो
प्राकृतिक गैस के दामों में 40% तक की वृद्धि, महंगी हो जाएगी अब सीएनजी और पीएनजी। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल के साथ प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी शुक्रवार को 40% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे देश में बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाना और वाहन चलाने में इस्तेमाल होने वाली गैस महंगी हो जाने की आशंका है। दरअसल तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी पीपीएससी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पुराने गैस क्षेत्रों में उत्पादित गैस के लिए भुगतान की जाने वाली दरें जो है उनको मौजूदा जो है वो $6.1 प्रति बिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर $8.57 प्रति MBTU कर दिया गया है। इस दर पर देश में उत्पादित गैस के लगभग 2/3 हिस्से की बिक्री होगी। वैसे आदेश के बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उसके भागीदारी जो BP PLC है उसके द्वारा यहाँ पर KG बेसन में संचालित D6 ब्लॉक जैसे मुश्किल और नए क्षेत्रों से निकाले जाने वाली गैस की कीमत $9.92 से बढ़ाकर $12.6 प्रति इकाई कर दी गई है। वही अप्रैल 2019 के बाद गैस की दरों में ये तीसरी वृद्धि होगी। वही बेंचमार्क अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मजबूती के कारण इसमें तेजी यहाँ पर आई है। वही प्राकृतिक गैस उर्वरक बनाने के साथ साथ बिजली पैदा करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। इसे CNG में परिवर्तित किया जाता है और इसके अलावा PNG यानी रसोई गैस के रूप में भी इस्तेमाल इसको यहाँ पर किया जाता है। दरों में वृद्धि से CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका है, जो पहले यहाँ पर पिछले एक साल में यहाँ पर 70% तक अधिक यहाँ पर बढ़ चुकी है। वही सरकार हर 6 महीनों में यानी 1 अक्टूबर को गैस की कीमतें तय करती है। ये कीमतें अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों में एक साल में एक चौथाई के अंतराल के साथ प्रचलित दरों के आधार पर तय की जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों को दिवाली पर मिलेगा बड़ा तोहफा, खाते में डायरेक्ट आएंगे इतने हजार रुपए। एक और देश भर के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों के लिए दिवाली से पहले तोहफा देने का ऐलान कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त देने का ऐलान किया है। वह इस बात की जानकारी देते हुए खुद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरी किस्त के किसानों के खाते में भेजे जाने की तारीख का भी ऐलान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ये किस्त है वो 17 अक्टूबर से पहले किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर देखिए। पीएफ खाताधारक को जरूरी है नॉमिनी चुनना, वरना परिवार को होगी पैसे निकालने में परेशानी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी चुनना अनिवार्य कर दिया है। जिन मेंबर्स ने अभी तक ये काम नहीं किया है उनको EPFO ने अपनी कुछ सुविधा से वंचित यहाँ पर कर दिया है। वह ई नॉमिनेशन नहीं करने वाले अब पीएफ अकाउंट का बैलेंस ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते हैं। वैसे पीएफ अकाउंट के लिए ई नॉमिनेशन कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ये आपके भविष्य में काम में भी आता है। दरअसल नॉमिनी का चुनाव करने से पीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसे अकाउंट होल्डर देना चाहता है। दरअसल ई नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार के पीएफ बेनिफिट दिलाने में बहुत सहयोगी है। अगर किसी पीएफ सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो जो प्रोविडेंट फंड है वो पेंशन बीमा का लाभ मामले में ऑनलाइन दावा और निपटारा तभी संभव होगा जब ई नॉमिनेशन किया गया हो। वह ई नॉमिनेशन के लिए खाताधारक को खाताधारक का यूएएन वो एक्टिव होना और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। वह ई नॉमिनेशन ऑनलाइन खाताधारक घर बैठे भी यहाँ पर कर सकते हैं। दरअसल पीएफ अकाउंट होल्डर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी यहाँ पर बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति परिवार का व्यक्ति नहीं है तो वह उस स्थिति में अन्य व्यक्ति को अपना नॉमिनेशन घोषित कर सकता है। वह किसी भी दूसरे को नॉमिनी बनाने के बाद अगर परिवार को पता है कि गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो अगर किसी पीएफ खाता की बिना नॉमिनी बनाए मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को पीएफ का पैसा लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पाना हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट तक जाना पड़ता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, चेयरमैन ने 5G को लेकर किया है बड़ा ऐलान। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोवाइडर जो कंपनी है VI यानी वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा है कि उसकी जो 5G सेवाएं जल्दी पेशकश करने की योजना है, लेकिन कंपनी ने इसके लिए कुछ निश्चित समय सीमा नहीं बताई। दरअसल आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने यहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हम 5G सेवाएं जल्द शुरू करेंगे
हमें इसकी शुरुआत के सफर पर जल्दी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण भारत में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाएंगे। वही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर मतलब इस दौरान यहाँ पर जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कार्यक्रम था उसमें यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने रिलायंस जियो एयरटेल जैसी अन्य दूरसंचार कंपनियों की राह पर 5G सेवा शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है। वह कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि हमारे नेटवर्क से 24 करोड़ लोग जुड़े हैं, जिनमें से 50% ग्रामीण भारत में है। हमने अपने नेटवर्क को लगातार बेहतर बनाया है जिससे 5G की सुगमता से शुरुआत हो सके। हम 5G सेवा शुरू करने के लिए यहाँ पर करने की यात्रा पर जल्द बढ़ेंगे। वही आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम ने आगे कहा है कि सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में जो अहम नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं उनकी वजह से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बिरला ने उम्मीद जताई है कि दूरसंचार क्षेत्र में नीतिगत समर्थन मिलता रहेगा। उन्होंने 5G के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी छलांग बताते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर भारत के कौशल को यहाँ पर दिखाता है। वह डिजिटल इंडिया के आधार के रूप में दूरसंचार उद्योग की भूमिका नए सिरे से स्थापित करता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया है बदलाव और जमाकर्ताओं को तगड़ा मिलेगा रिटर्न। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी पर अपनी जो ब्याज दर है उसमें बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद एक्सिस बैंक 2 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की एफडी पर 3.75% के हिसाब से लेकर 6.90% का ब्याज दे रहा है, जबकि बैंक अपने ग्राहकों को ब्याज दर में इस बदलाव के बाद 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के फिक्स डिपॉजिट पर 4.65% से लेकर 6.9% का ब्याज दे रहा है। एक्सिस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी के अनुसार बढ़ी हुई जो दरें हैं वो 26 तारीख से लागू हो चुकी है। वही एक्सिस बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल की समय अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की एफडी पर 3.75% से लेकर 6.9% तक ब्याज यहाँ पर दे रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब 2 मोबाइल में एक ही चलेगा व्हाट्सएप। सभी व्हाट्सएप अकाउंट में एक ही नंबर पर एक ही फोन में चलाए जाते हैं, यानी आप एक नंबर से बनाए गए व्हाट्सएप अकाउंट को केवल एक ही फोन पर चला सकते हैं। लेकिन अब आप एक नंबर से 2 मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल जो सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर ऐप है व्हाट्सएप, उसने यूजर्स के बीच ऐसी पकड़ बनाई है जो कि हर किसी के लिए मील का पत्थर से कम नहीं है। व्हाट्सएप की यूजर्स की संख्या की बात करें तो करीब 250 करोड़ है। यही वजह है कि व्हाट्सएप नए फीचर्स लोगों को यहाँ पर देता रहता है। वही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने बीटा वर्जन में नए फीचर की टेस्टिंग यहाँ पर की है। इसके बाद सभी यूजर्स के लिए इसे रोल आउट यहाँ पर करने की बात यहाँ पर कही है। वही व्हाट्सएप के नए जो अपडेट आ रहा है उसमें आप एक ही नंबर का, यानी एक ही नंबर को आप 2 फोनों में व्हाट्सएप एक ही नंबर से आप चला पाएंगे। ये नया जो फीचर है व्हाट्सएप पर आ रहा है।